नमस्ते और जय श्री राम सभी दर्शकों को। काफी कुछ चल रहा है भारत में और इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज है भाऊ तोटसेकर जी। भाऊ, आपका स्वागत है। नमस्कार। एक मिनट, आपका कुछ, हाँ, आ गया है स्क्रीन पे। नमस्कार। तो शुरुआत तो मीडिया हाउस से करते हैं कि ये क्या हो रहा है कि एनडीटीवी, जिसको कुछ सालों पहले ही एकदम लेफ्टिस्ट और घनघोर लेफ्टिस्ट लोगों का अड्डा माना जाता था, वहां पे आजकल के सब अच्छे पत्रकार या जो थोड़े सेंट्रिस्ट पत्रकार है उनकी लाइन लगी है। रवीश कुमार तो चला गया, अपना यूट्यूब चैनल भी उसका आजकल कुछ चल नहीं रहा, पर इंडिया टुडे ग्रुप का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका अंत अभी नजदीक आ रहा है और शायद कुछ दिनों में राजदीप को छोड़ के इंडिया टुडे ग्रुप में कोई पत्रकार नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है? मैंने तो मेरा जो हिंदी यूट्यूब चैनल है प्रतिवाद, उसमें मैंने आज ही सुबह वीडियो डाल दिया था कि मोदी जी को हल्के में मत लेना। मोदी हो या शाह हो, उनको हल्के में कभी मत लेना। वो मजाक भी करते हैं तो उसमें कुछ पॉलिटिकल सिग्नल होता है, वो समझना ज़रूरी होता है। मुझे याद है कि 2023 में जब इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था, ईयरली कॉन्क्लेव था, तो उसमें उद्घाटन करने के लिए मोदी जी आए थे और अ, तब अरुण पुरी जो इंडिया टुडे के सर्वे सर्वा है, उन्होंने उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री का कहा था कि पहले की सरकार में सब खबरें अंदर की बात समझती थी, आपकी तो कुछ नहीं समझता। राष्ट्रपति भी कौन होगा इस पर चर्चा होती है, लेकिन जब तक आपसे नाम डिक्लेयर नहीं होता तब तक तो कोई खबर नहीं हो सकती। मंत्रिमंडल का रिशफल हो, उसके भी नाम नहीं मिलते। नया मंत्रिमंडल बनना है, नया मुख्यमंत्री बनना है, तो कौन हो सकता है उसका अंदाज भी नहीं कर सकते। सरकार की अंदर की खबरें नहीं मिलती, तो पूरा मीडिया परेशान है, ऐसा उन्होंने इंट्रोडक्शन में कहा था। और अपना भाषण, अपना इंट्रोडक्शन खत्म करते हुए अरुण पुरी ने एक जुमला बोला था, मैं उसको जुमला बोलता हूँ, कि तालियां मिले हंसी मजाक हो। इसलिए उन्होंने कहा था कि जब मैं ऐसे बोलूंगा तो प्रधानमंत्री की रिएक्शन क्या होगी इसकी मैंने कल्पना की थी। अगर गुस्ताखी माफ आप बोलते हो तो मैं कह दूं मेरे दिमाग में क्या आया था, तो बोले बोलो। तो उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री बोलेंगे अरुण भाई तुम्हारी दुकान मैं क्यों चलाऊं। तो ऐसे बोलकर उन्होंने स्वागत किया था और हार्डली 1 मिनट में प्रधानमंत्री भाषण के लिए खड़े हो गए। उनका पहला जो सेंटेंस था, पहला वाक्य था, वो दबी आवाज में बोले, ठीक है आज के लिए तुम्हारी दुकान मैं ही चलाता हूं। ये इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में 2 साल पहले की बात है। अब जाएंगे तो आपको यूट्यूब पर मिलेगा भी। तो अगर मोदी माने अंबानी है, अदानी है, तो इंडिया टुडे के मॉल में, इंडिया टुडे का जो मॉल है इंडिया टुडे ग्रुप का, उसके सेल्समैन उधर जा रहे हैं ना, अदानी मॉल में जा रहे हैं, एनडीटीवी मॉल में जा रहे हैं। ये तो सेल्समैन है, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये ट्रेडर नहीं है, ये उस मॉल के, उस दुकान के सेल्समैन है। वो आज तक या इंडिया टुडे मॉल से उठकर, दुकान से उठकर एनडीटीवी मॉल में या दुकान में जा रहे हैं। तो अगर अदानी के पास जाएंगे तो अदानी को जो चाहिए बोलेंगे, और अदानी को क्या चाहिए जो इन मोदी को चाहिए, तो दुकान कौन चलाएगा। इन लोगों ने मजाक किया था, हंसी उड़ा, हंसी मजाक हुआ था, तालियां बजी थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि मोदी इसमें सिग्नल दे रहे हैं, बहुत जल्दी आपका बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ेगा। ये सिग्नल था। वही आप देखो, जाके वो जाके देखो, जब अरुण पुरी बोल रहे या मोदी बोल रहे तो सबसे उछलने वाला कौन है? राहुल कंवल है। वो अपनी कुर्सी में उछल रहा है, तालियां बजा रहा है। आज वही कहाँ गया है? अडानी मॉल में गया। मैं उसको चैनल नेटवर्क नहीं बोलता, मैं उसको अडानी मॉल बोलता हूँ। इसको इंडिया टुडे या अरुण पुरी का मॉल कहता हूँ। तो उस पर ही मैंने बनाया।
अगर 2 महीने पहले 2 साल पहले मोदी जो कह रहे हैं वो समझने की कोशिश करते। देखो, कितना भी आप राहुल गांधी को पप्पू बोलो, मैं उसको भी समझने की कोशिश करता हूं। एक कचरे का कूड़ेदान होता है, हम वहां देखे तो जो आपको नहीं चाहिए वो चीज आप कूड़ेदान में फेंक देते हो, लेकिन वहां भी चींटियां होती है, हम्म। वहां भी चूहे आते हैं, वहां बिल्लियां, कुत्ते, गाय भैंस वगैरह आती है, उनको भी उसमें से कुछ मिलता है। तो ये जो कोई बोल रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो हम मानते हैं कि कूड़ेदान है, पॉलिटिक्स पूरा एक बड़ा कूड़ेदान है, डंपिंग ग्राउंड है, लेकिन उसमें भी कुछ काम की चीजें मिलती है, उस वो ढूंढने को ही पत्रकारिता कहा जाता है। आज की पत्रकारिता इतनी कूड़ेदान में नीचे नीचे जाकर गिरी है कि ऊपर आके नया क्या माल पड़ा है वो समझ में नहीं आता। और इसलिए 2 साल पहले जो मोदी को इन्होंने मजाक समझा था वो असलियत में आ रहा है, और अभी तक इनको पता नहीं चल रहा है। पर ये इंडिया टुडे ग्रुप का मॉल छोड़ के क्यों लोग जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, वो तो बहुत सारे लोगों ने कहा है, रेवेन्यू मॉडल कोलैप्स हो गए इनका। रेवेन्यू देखो, कोई भी धंधा हो, कोई भी धंधा हो, जो धंधा है उस धंधे को आपको अ, फायदे में चलाना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। या तो पैसा डुबाने वाला कोई धन्ना सेठ आपके साथ कैपिटलिस्ट खड़ा होना चाहिए। एनडीटीवी तो डूब ही रहा था ना, अदानी ने उस पर मेहरबानी की, 800-900 करोड़ का लॉस था, वो 800-900 करोड़ डुबा के अदानी ने एनडीटीवी नेटवर्क खरीदी किया है। तो वो डुबाया किसने? अदानी ने एनडीटीवी नेटवर्क को बचाया है। तो इनका कहना है कि आप हमारे लिए पैसा खर्चा करो, हमको जिनको गाली देनी है उसके लिए खर्चा आप करो, और हम महान पत्रकार हैं। तो ये जो बोगस साधु बैरागी पैदा हो गए, ये आधुनिक सेकुलर साधु बैरागी है कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, हमको अच्छा अच्छा पकवान खिलाओ, हम वो तो बोलते हैं भगवा कपड़ा परिधान करेंगे और घूमेंगे, और ये क्या करेंगे, ये लाल कपड़े और लाल झंडा लेकर खड़े हो जाएंगे, करेंगे तो कुछ नहीं। इनका पूरा रिवॉल्यूशन कैपिटलिज्म के आधार पर चलने वाला है। सोवियत यूनियन मार्क्सिज्म पर खड़ा हो गया, बर्बाद हो गया। अब वहां का जो उनकी थियरीज है वो चला कौन रहा है? कैपिटलिस्ट अमेरिका। चाइना आज भी कम्युनिस्ट है, लेकिन कैपिटलिज्म पे कम्युनिज्म चला रहा है। तो जो नरसिंह राव के जमाने में बीओटी पॉलिसी आई थी, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, तो खड़ा कर दो, इस्तेमाल करो, और फिर ओनरशिप हमको देके चले जाओ। तो टोल ये, मॉडल जैसा था। हाँ, वो जो जो मॉडल था वही तो अभी पॉलिटिक्स में आया है। मैं तो मानता हूं कि और 10 साल रुको, गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी आरएसएस को देगी, बोले बनाओ, इस्तेमाल करो, और वापस दे दो गांधी परिवार को, तीसरी चौथी जनरेशन जो आएगी उसको। उसके बीच में टोल वगैरह वसूल करो, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो खड़े नहीं कर सकते, हम नहीं चला सकते। तो क्या होता है, बीओटी का मतलब क्या होता है? बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। तो आज इनकी जो आउटडेटेड थियरी है, मार्क्सिज्म गलत नहीं है, लेकिन जिस समय आया उसी समय उसकी लिमिटेड यूजफुलनेस था। एक्सप्लॉयटेशन जो चल रहा था लेबर का, वो रोकने के लिए था। उसको आप जितना एक्सटेंड करते गए उतना वो यूजलेस होते गया, और एक्सपायरी होने के बाद वही जो दवाई होती है वो तो जहर बन जाती है ना, हम्म। मेडिसिन का पॉइजन हो जाता है। तो ये, अब देखो, मैं सिर्फ सोवियत यूनियन की बात नहीं कर रहा हूं, आप यूरोप देखो, लिबरलिज्म की अति लेवल पर चले गए, और आज दुनिया पर राज करने वाला यूरोप है, उसका तो सुपड़ा साफ हो गया, भीख मांगने जैसी हालत हो गई है। जो लोग मोदी को 10-15 साल पहले वीसा उनका कैंसिल करते थे, और दौड़ दौड़ कर पूरा यूरोपियन यूनियन
दिल्ली पहुंच गया मोदी का पैर छूने के लिए, क्योंकि आपकी थियरीज आउटडेटेड हो गई है और वही पकड़ कर बैठोगे। देखो एक बात होती है, जब हमारे घर में कोई मैयत हो जाती है, कोई मर जाता है, तो हमारे लिए तो वो भाई है, बेटा है, बाप है, चाचा है, हम उसको चाचा करके रोते हैं ना। लेकिन वो मुर्दा है, तो उसको उठाने के लिए बाहर के लोग आने पड़ते, हमारे दूर के रिश्तेदार, नजदीक के रिश्तेदार, घर के परिवार के बाहर के लोग आकर उसका अंत्य विधि करने के लिए तैयारियां कर देते। तो बिल्कुल कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, वो तो मुर्दा बन चुके हैं। लेकिन कुछ लोग उसको लपेट कर बैठे, अरे ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, उसको मत उठाओ। तो हम देखते हैं ना फिल्मों में या कहीं देखते हैं कि जो नजदीकी परिवार के रिश्तेदार होते हैं वो मुर्दे को बिलक कर रोते हैं। बिल्कुल वही हालत चल रही है हमारे मीडिया में भी। हम देखे, आपने राजदीप का नाम लिया, वो पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, ये सब है, ये उस कांग्रेस को बिलक बिलक कर रो रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट को बिलक बिलक कर रो रहे हैं। उनको दिमाग में नहीं आ रहा है कि मुर्दा है, इसका अंत्यविधि करना जरूरी है। तो इसके लिए अगर कांग्रेस वो करने वाली नहीं है, तो बाहर से मोदी को या और किसी को आकर कांग्रेस का अंत्यविधि करना पड़ रहा है। नहीं, पर राजदीप के जैसे लक्षण लग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राजदीप अभी भी गिव अप करेगा? मुझे तो लग रहा है कि राजदीप अग्नि देके ही जाएगा कांग्रेस को। और उनकी पत्नी दूसरी जगह बंगाल में, वहां पे आप न्यूज देख रहे होंगे कि रोज दंगे हो रहे हैं मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता में। तो उनकी जो पत्नी है वो कह रही है कि इन सब चीजों के लिए हिंदुत्व जिम्मेदार है। तो ये पति पत्नी का रिलेशन और इनका क्या मतलब, कब तक ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स को समर्थन करते रहेंगे? नहीं, वो तो चलता रहेगा। मैंने वही तो बोला ना। देखो, जो जो अंत्यविधि होने के बावजूद उसके जो घर के रिश्तेदार होते हैं, परिवार में साथ रहने वाले हैं, वो तो 2-2 3-3 महीने तक रोते ही रहते हैं ना। हमारे मराठी में उसको सूतक बोला जाता है, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। तो सूतक तो चलता रहता है 13 दिन के लिए, तो इनका 13 साल और चलेगा शायद। अब एक बात उससे याद आ गई, कल परसों की बात है, कुछ लल्लन टॉप का एक वीडियो शायद आपको मिलेगा। हम्म। तो एमपीज वगैरह के वेतन और भत्ते बढ़ाए गए, तो उस पर ये राजदीप टीका टिप्पणी कर रहा था। तो वो सौरभ द्विवेदी बोल गया, अरे आप क्यों टीका टिप्पणी कर रहे हो, आपके घर में तो आने वाला रेवेन्यू तो बढ़ गया है। तो वो बोलता है ये तो बिलो द बोल्ट बोल रहे हो। अरे कैसे का बिलो, सब्जेक्ट आपने निकाला है एमपी पर, तो एमपी एक तो आपके घर में बैठा है ना, उसने तो रिफ्यूज नहीं किया है कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए बढ़ा हुआ, उसने तो रिफ्यूज नहीं किया है। तो उसी वीडियो में एक ईमानदार, जो हमेशा आपको मालूम होगा राजदीप सरदेसाई का स्टाइल है, फॉर वंस टेल मी ऑनेस्टली, वो बार बार बोलते, एक बार तो ईमानदारी से बोलो। ये हमेशा भी ईमानदारी करता है और दूसरे को बोलता है तू ईमानदारी से बोल। तो लेकिन उस लल्लन टॉप की डिस्कशन में राजदीप ने बिल्कुल एक ईमानदार वक्तव्य किया है। वो बोलता है कि कांग्रेस को नहीं, हम पत्रकारों की कांग्रेस की अस्तित्व की चिंता ज्यादा है, ये असलियत है। ये बोला है उसने, आप देख सकते हो, लल्लन टॉप में है। बोला है कांग्रेस वाले तो निश्चिंत है, हम ही पत्रकार लोग चिंतित है कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। तो ये असलियत है। इसलिए मैंने, एक मराठी चैनल के बड़े एंकर है, उन्होंने पूछा था मुझे कि भविष्य क्या है। मैंने बोला उज्जवल है, कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। तो बोले क्या बात कर रहे हो, हर चुनाव तो हर, बोले वो तो बी टीम है कांग्रेस की, तुम ओरिजिनल हो ना। ओरिजिनल टीम जो कांग्रेस की है वो यूनिवर्सिटी में बैठी है प्रोफेसर बनकर या विश्लेषक बनकर, या चैनल पर बैठी है या अखबार में बैठे, वो ओरिजिनल कांग्रेस वाले। और जो खेल रहे हैं वो बी टीम है, वो तो हारेगी जीतेगी, फर्क क्या पड़ता है, आप तो हारने वाले नहीं हो। और कांग्रेस ने कांग्रेस बर्खास्त कर दी, उसके बाद भी आप कांग्रेस का समर्थन करते रहोगे, तो आप कांग्रेस का अस्तित्व हो, आपका भविष्य उज्जवल है। ये पत्रकारिता कैसी है बोल दो आपको।
कि जब संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन चल रहा था 50s में, 50 हम्म। यानी कम से कम 60 साल पहले की बात है। तो जन्मभूमि नाम का जो ग्रुप है उसका मराठी पेपर हुआ करता था लोकमान्य। तो लोकमान्य मराठी पेपर था और वहां के पत्रकारों ने मराठी के राज्य के लिए सपोर्ट किया था। तो जन्मभूमि ग्रुप तो गुजराती था, वो बोले ये तो नहीं चलेगा, आप गुजरात के खिलाफ लिख रहे हो, गुजरातियों के खिलाफ लिख रहे हो, तो नहीं चलेगा। वो बोले नहीं, हम मराठी है तो हम मराठी आंदोलन का सपोर्ट करेंगे, मराठी भाषा का सपोर्ट करेंगे। तो वो हो गया था। तो उन्होंने बोला कि हम मराठी बंद कर देंगे, बोला बंद करो। पूरा मराठी स्टाफ रिजाइन हो गया, लेकिन 1 महीने के नोटिस पर काम करते हुए उन्होंने मैनेजमेंट के पॉलिसी के खिलाफ पेपर चलाया था। लेकिन वो जो संपादक थे वो बड़े नेहरूवादी थे, हम्म। नेहरूवादी थे। उनका एक कहानी मैंने सुनी थी कि वो इतने नेहरूवादी थे कि एक बार लोकसभा में बोलते होते हुए नेहरू ने बता दिया कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई। तो इन्होंने नेहरू की आलोचना करने वाला अग्रलेख लिखा था, एडिटोरियल लिखा था, आप नेहरू है, आप गलती कैसे कर सकते। यानी नेहरू भी गलती मान ले तो ये नेहरू की गलती नहीं मानते थे। तो आज के जमाने में हम कुमार केतकर, राजीव सरदेसाई वगैरह वैसे कांग्रेस की मान लेगी कि हमारी गलती हो गई, लेकिन ये बोलेंगे गलती कैसे हो सकती है, आप तो कांग्रेस हो, आप तो गांधी परिवार हो, आप गलती नहीं कर सकते। तो ये इनका प्रॉब्लम है। अब जब राजदीप और सागरिका की बात चल रही थी तो थोड़ी सी टीएमसी की भी बात कर लेते हैं कि वक्फ का विरोध करके जो बंगाल में परिस्थिति चल रही है, आपको लगता है कि ममता दीदी ये सब करके 2026 की तैयारी कर रही है कहीं ना कहीं अपने सारे वोट बैंक को एकत्रित करके? बिल्कुल, बीजेपी को जिताने की तैयारी में अमित शाह से पहले ममता दीदी लग गई है, ये आप समझ लो। आप आप ऐसे ही हंसे थे, आपको याद होगा जब मैंने मोदी 240 पर अटके और उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो गई थी, उसकी रिएक्शन सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में उठी थी। उसके बाद हिमाचल में मस्जिद गिराने की कोशिश हो गई, तब मैंने कहा था कि सबसे बड़ी रिएक्शन हरियाणा के चुनाव में दिखाई देगी। वहीं से योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का मंत्र दिया था और हरियाणा में हमने देखा। हरियाणा का अगला कदम महाराष्ट्र में होगा, ये मैंने जयपुर के हमारे प्रोग्राम में बोला था, आपने देखा होगा। जी। वही दिल्ली में हो गया, तो अब खुद बंगाल में होने वाला है। जितना वो मुस्लिम कंसोलिडेशन की कोशिश करेगी उतना हिंदू कंसोलिडेशन ममता दीदी करेगी, बीजेपी नहीं करेगी। हाँ, खेत अगर अच्छा खड़ा होता है तो काटने वाला भी आ जाता है। तो आरएसएस वो फसल काटेगी, लेकिन उसकी मशागत और मशक्कत जो है वो ममता दीदी ने शुरू कर दी। जिस ढंग हम्म। से देखो, पहली बार हाई कोर्ट ने सेंट्रल फोर्सेस मुर्शिदाबाद में तैनात करने का ऑर्डर दे दिया है। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। और इसके आगे जाकर शायद चुनाव आने तक बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। और राष्ट्रपति शासन लगता है तो ममता दीदी की हार पक्की है। तो अगर अराजक करने की अराजक करने को ममता दीदी चालना दे रही है तो वो बीजेपी के जीतने की तैयारी में लगी है, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। पर आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्योंकि 2020-21 से ही हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल की ऐसी स्थिति है और बीजेपी ने पहले भी कुछ ठोस कदम उसके लिए उठाए नहीं थे, जिसके वजह से हमने देखा कि अभी पिछले इलेक्शन में भी वोट शेयर उनका डाउन हो गया। हालांकि इतना डिफरेंस नहीं था, 3-4% का डिफरेंस था, पर कहीं ना कहीं बंगाल के लोगों में अभी भी वो विश्वास है कि बीजेपी अगर मतलब दंगे हो जाए तो बीजेपी ग्राउंड पे हिंदुओं को बचाने आएगी।
क्योंकि जैसे आपने कहा वो सही है कि जैसे हरियाणा में हुआ या फिर महाराष्ट्र में हुआ, तो अभी महाराष्ट्र में भी अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे या फिर महाविकास आघाड़ी ने जो किया था अपीजमेंट पॉलिटिक्स, उसके बाद जो रिस्पांस आया था वो आया। पर बंगाल में वो स्थिति आ रही है, पर क्या वो बीजेपी फसल काटने की स्थिति में है वहां पे? सो भाऊ, जैसे आप कह रहे थे कि इमरजेंसी भी लग सकती है बंगाल में, पर जो ट्रैक रिकॉर्ड हमने बीजेपी का देखा है पिछले कुछ सालों में, खास करके बंगाल में, वहां पे कुछ एक्टिव नहीं है बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप। और शुभेंदु अधिकारी भी हालांकि कर रहे हैं, पर उनको ग्राउंड पे उतना सपोर्ट मिल रहा है या नहीं, वो अभी तक आकलन करने को मुश्किल है, क्योंकि 2024 में तो हमें दिखा था कि बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ है लोकसभा में। तो क्या आपको लगता है कि बंगाल के हिंदू अभी भी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, या उनको उतनी गारंटी है कि अगर कल को बीजेपी इलेक्शन हार जाती है और बंगाल में फिर से दंगे हो जाते हैं, तो उस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता उनको ग्राउंड पे बचाने आएंगे? क्योंकि 21 के बाद तो हमने देखा था कि काफी बीजेपी के नेता तो जैसे ही दंगे शुरू हुए वो तुरंत दिल्ली या फिर अपने अपने जगह पे भाग गए, वहां पे ग्राउंड पे हिंदुओं को मदद करने के लिए कोई नहीं रुका था। तो आपको लगता है ऐसा कुछ मतलब जनमानस में ये क्या इमेज है बीजेपी की अभी बंगाल में? तो जनता के मन में क्या है वो बात नहीं। जनता देखो, एक होता है कहा जहां आपने कितने दंगे देखे मालूम नहीं, मैंने बहुत सारे दंगे मॉब में जाकर देखे, दंगा कैसे होता है, दंगे में लोग कैसे उतरते हैं। तो आपको अगर भीड़ में हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके हाथ में पत्थर कब आया। विद इन नो टाइम पत्थर आपके हाथ में आ जाता है। आप भी एक दंगाबाज हो जाते हो, पत्थरबाज हो जाते हो। तो मैंने ये अनुभव किया है, इसलिए बोल रहा हूं। तो बात ये है कि जब परिस्थिति हो जाती है कि खुद को बचाना है तो आपको पत्थर उठाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, एक बात है, आपने जो कहा कि 2021 से या उसके पहले से बीजेपी ने कभी कदम नहीं उठाए वगैरह वगैरह, हाँ वो बात तो है। लेकिन वहाँ उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क आया है। आपको याद होगा कि पिछले 10-11 साल में मोदी की सरकार है, लेकिन मोदी ने कहीं भी एक भी राज्य में कितनी भी बुरी हालत हो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, कोई भी सरकार बर्खास्त नहीं की है। मेरा ख्याल है वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तब भी सिर्फ एक गवर्नमेंट बर्खास्त हो गई थी, वो थी बिहार में राबड़ी देवी की। हम्म। और उसका कारण ये था कि कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी ने बोला था ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा, कानून व्यवस्था पूरी कोलैप्स हो गई है। तो उस पर भरोसा रखकर मेरा ख्याल है प्रमोद महाजन ने एडवाइस किया था और वाजपेयी ने माना था, और राबड़ी देवी की सरकार बर्खास्त की थी। लेकिन मामला ये हो गया कि 6 महीने में उसको संसद से, पार्लियामेंट से सैंक्शन मिलना चाहिए। इंदिरा गांधी के जमाने की बात अलग थी, उस वक्त किसी को भी फटाफट उठा के हटा देते थे। लेकिन बोम्मई केस के बाद एक तय हो गया कि जो आप सरकार वगैरह बर्खास्त करोगे राष्ट्रपति अध्यादेश से, उसको 6 महीने के अंदर अंदर आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पास करना पड़ेगा। तो बात ये थी कि उस समय भी वाजपेयी के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन जबकि सोनिया गांधी बोली है कि ये तो नहीं चलेगा, तो सोनिया राज्यसभा में सपोर्ट करेगी, इस भरोसे पे राबड़ी देवी को हटाया गया था। लेकिन जब सोनिया गांधी ने बात उल्टी करना शुरू कर दी, तो 3-4 महीने के बाद राबड़ी देवी का सरकार वापस बिहार में लाया गया था। यही बात मोदी को लागू होती है। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति शासन लाया गया। अब आप बोल रहे हैं 2021 में लोगों की मांग थी, होप था, आशा थी, सब था, लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, इसकी गारंटी नहीं थी कि इसको सपोर्ट मिलेगा। हाँ, 370 पास हो गया वगैरह सब ठीक है,
लेकिन एक राज्य में एक क्षेत्रीय दल का सरकार बर्खास्त करने को बाकी जो बीजेडी है या वाईएसआरसीपी है वो सपोर्ट करेंगे ना करेंगे, इसका डर मन में था मोदी सरकार के, अमित शाह के। इसलिए 2021-22 में सिचुएशन थी, लेकिन नहीं किया गया है, मैं मानता हूं। लेकिन वक्त के बाद परिस्थितियां बदली है, ना लोकसभा में मेजोरिटी है ना राज्यसभा में मेजोरिटी। फिर भी अगर साहसी कदम मोदी सरकार उठा रही है तो शायद अगले एक साल में बहुत कुछ होने वाला है। और आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था, वक्त विधेयक तो सिर्फ शुरुआत है, वो पहला कदम है। तो देखिए अभी क्या होता है, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा अभी। लेकिन एक बात साफ है, वक्त मेजॉरिटी दोनों हाउस में ना होते हुए वक्त का जो बिल है अगर दोनों हाउस में क्लियर मेजॉरिटी से पास हुआ है तो बहुत सारे रास्ते खुल गए। वो सिर्फ वक्त सुधारना के लिए नहीं खोले गए या खुले, बहुत सारे गंभीर साहसी निर्णय के लिए ये रास्ते खुल गए। और मोदी की मेंटेलिटी जो हम मानसिकता है वो ऐसी है कि अगर सरकार गिराना चाहते तो बहुत जल्दी गिराओ। देखो डरता कौन है? अजमल कसाब जो बंदूक लेकर आया था सागर मार्ग से मुंबई में, वो जिंदा वापस जाने के लिए नहीं आया था, मरूंगा ये तो उसको भी मालूम था। अगर चुप बैठूं तो अगले चुनाव में मार खाऊंगा, और लड़ू तो शायद जीत जाऊंगा, अगले भी जाऊंगा, ये भी 5 साल निकालूंगा। ये अगर मोदी जी की मानसिकता है तो इससे तो वक्त आया और पास हुआ। उसी रास्ते से अगला कदम बंगाल में राष्ट्रपति शासन का हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियां बदली है। बहुमत से सरकार नहीं चल रही है, सरकार विल पावर पर चलती है। और बार बार मैं वो एंड्रू जैक्सन का एग्जाम्पल देता हूँ, अमेरिका का जो 200 साल कम से कम पुराना प्रेसिडेंट था, 7वां प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन, उसका एक वचन है, वन मैन विथ करेज मेक्स अ मेजॉरिटी। तो मोदी जी एंड्रू जैक्सन के नक्शे कदम पर चल पड़े। और जब वक्फ की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा महाराष्ट्र पे आ जाते हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ जो है वो पहले तो वक्फ वक्फ के लिए काफी समर्थन कर रहे थे, पर अभी बीच में हाल ही में आई थिंक 1-2 दिन पहले ही संजय राउत का बयान आया है कि वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो ये कहाँ से इनको प्रेरणा मिली कि फिर से अपना थोड़ा सा ट्रैक पे आया जाए? प्रेरणा मिली ऐसा नहीं है बात, उनको पता है कि इससे उनका वोट बढ़ने वाला नहीं है, उनका वोट बढ़ने वाला नहीं है। तो हाँ, जब तक जहां तक चाहिए उतना सपोर्ट किया, अब मामला खत्म हो गया। और कोर्ट की बात है तो कम से कम 50-60 रिट पिटीशन तो गए, और एक हमने डालने से कुछ नहीं होगा। हाँ, जो कर रहे उनको हमारी सिंपथी है, सहानुभूति है। तो वो ओपनली हम वक्फ का समर्थन या मुस्लिमों का धर्मांधता का समर्थन नहीं करते, ये दिखाना चाहते, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि वो फाइल क्लोज हो गई है। जैसे एकनाथ शिंदे के लिए उद्धव और संजय राउत की फाइल क्लोज हो गई। जो बार में बीच बीच में ये चर्चा चलती रहती है, क्या उद्धव ठाकरे फिर से वापस बीजेपी में एनडीए में आएंगे? आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मेरी जानकारी है उसमें एक शर्त रखी गई है कि अगर उद्धव ठाकरे उबाटा शिवसेना को फिर से एनडीए में आना है तो एनओसी लानी पड़ेगी। बहुत सारा होता है ना, हमको कहीं हमारा प्लॉट है, बिल्डिंग बनानी है, तो भाई हाईवे अथॉरिटी से एनओसी लाओ, म्यूनसिपालिटी से एनओसी लाओ, और कोई फायर ब्रिगेड से एनओसी लाओ। तो उबाटा शिवसेना को एक शर्त रखी है कि आप शिंदे शिवसेना से एनओसी ला लो, लेके आओ, आ जाओ एनडीए में, कोई बात नहीं। अब शिंदे के पास से एनओसी लाना यानी उनके सामने नाक रगड़ना है।
तो बिल्कुल वो बात उनकी समझ में आ गई है कि अब आने वाला एक ही तिनके का सहारा जो है वो बीएमसी का चुनाव है, और बीएमसी के चुनाव में वक्त से वोट मिलने वाले नहीं है, नहीं मिलने वाले। और जो हालत लोकसभा के बाद विधानसभा में हुई है, तो बात साफ हो गई है कि मुस्लिम वोट आपको नहीं मिल रहे, हम्म। नहीं मिल रहे। ठीक है, मुंबई में कहीं छुटपुट तो मिले होंगे, मुंबई में मिले होंगे, लेकिन बाकी महाराष्ट्र है, देखो 20 एमएलए चुनकर आए उद्धव ठाकरे के, उसमें से 10 सिर्फ मुंबई के, जी। 10 मुंबई के। अगर 36, यानी 36 का मतलब क्या समझते हो, मुंबई में 36 एमएलए है, उसमें से 10 इनके आ गए, लेकिन बाकी बचे 252 एमएलए महाराष्ट्र के और है, जिसमें उद्धव ठाकरे सिर्फ 10 एमएलए चुनकर ला पाए। हम्म। 10 एमएलए पूरे महाराष्ट्र में, 252 में 10 और 36 में 10। तो इसका मतलब साफ है कि मुंबई में अगर आप सिर्फ मुस्लिम वोट पर भरोसा करके बीएमसी लड़ना चाहते हो, तो आज आप आज ही हार गए हो। इसलिए वक्त की बात है, वो छोड़नी पड़ी है, इसका कारण ये। और बीएमसी में आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी भी जैसे आपने कहा कि 10 सीट तो उद्धव ठाकरे के पास है, और हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि काफी वोट शेयर, मुंबई का वोट शेयर एटलीस्ट उद्धव ठाकरे के साथ अभी काफी इंटैक्ट है। आपको लगता है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में फिर से शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ कुछ कर सकता है, और इसमें राज ठाकरे हम देख रहे हैं कि फिर से धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं, शायद बीएमसी चुनाव के लिए ही एक्टिव हो रहे हैं, तो उनका इसमें कितना रोल रहेगा? नहीं, एक बात होती है, देखो, जितने आप छोटे छोटे चुनाव में जाओगे, लोकसभा पार्टी इंपॉर्टेंट होती है, विधानसभा में पार्टी और कैंडिडेट इंपॉर्टेंट होता है, और बीएमसी या जिला परिषद के इकाई के जो चुनाव होते हैं, उसमें व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है कि क्या ये हम जो चाहे हमको अवेलेबल रहेगा, वो देखना पड़ेगा। पार्टी बहुत है, हम मोदी से बहुत प्यार करते, लेकिन यहाँ अगर बीजेपी ने गलत कैंडिडेट दिया है तो लोग उसको वोट नहीं देंगे, ये आपको समझना जरूरी है। और दूसरी बात है, मुंबई में भी उबाठा शिवसेना के 10 एमएलए चुनकर आए, लेकिन बीजेपी के तो 15-16 आ गए, एक नाथ शिंदे के 6-7 है, तो 36 में से 22 से ज्यादा यूटी के हैं, 22 से ज्यादा यूटी के। तो इसलिए बीएमसी में उनका खाता नहीं चलने वाला, बिल्कुल नहीं चलने वाला, क्योंकि जो इनके 97 98 कारपोरेटर थे, उनमें से 60 से ज्यादा अब तक एकनाथ के पास लौट चुके हैं, इनके पास ज्यादा बचे नहीं। तो बीएमसी भी हद से जाएगी, तो जितना कुछ बचा के रख सकते हैं वो बचाने की कोशिश में इन्होंने वक्त को आधे रास्ते पर छोड़ दिया है। क्योंकि बात साफ है, देखो, उधर जहां मुस्लिम बस्ती है, पॉपुलेशन है, वहां तो मुस्लिम कैंडिडेट है ना, मुस्लिम कैंडिडेट है, जो ओवैसी का होगा, समाजवादी पार्टी का होगा, मुस्लिम लीग का कांग्रेस का होगा, होगा। कांग्रेस का होगा, और वो बहुत सालों से वहां काम कर रहे हैं। तो उनको छोड़कर ये कोई नाम वाला कोई किसी को खड़ा कर देंगे तो वो होने वाला नहीं। अच्छा, मुंबई में इनके 10 में से एक जो वर्सोवा का है वो मुस्लिम है, वर्सोवा का जो चुनकर आया वो राज ठाकरे के कारण आया है, वरना वो बीजेपी की जो महिला है वो जीत जाती। हम्म। और राज ठाकरे का आपको क्या लगता है कि कुछ अभी महीनों पहले, एक साल पहले राज ठाकरे फिर से थोड़ा हिंदुत्ववादी टर्न ले रहे थे, पर अभी पिछले 1-2 महीने में फिर से वो अपना रीजनल पॉलिटिक्स पे आ गए, मराठी भाषा और महाराष्ट्र का सम्मान, फिर से वही मोड में आ गए वो। तो राज ठाकरे ने ऐसा यू टर्न क्यों लिया है अभी फिर से? नहीं, मेरी भी समझ में नहीं आता, देखो उनके पास पोटेंशियल है सब, लेकिन एक बात होती है, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। एक बार उनसे बात हुई थी, मुझे मिले भी, हम मिले थे, तो मैंने उनको बोला था आपको
पहले जीरो से शुरू करना है तो आपको मुंबई, ठाणे, पुणे कारपोरेशन पर कंसंट्रेट करो। जब कारपोरेशन बन जाता है तो आहिस्ते आहिस्ते आप ऊपरी मंजिल बनाते जाते हो ना। तो उनका क्या चल रहा है मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात है कि अगर आज ये कल ये आप कोई कमेंटेटर नहीं हो, हम्म। संजय राउत और राज ठाकरे में फर्क करना चाहिए। अगर संजय राउत जैसे हर बात पर आप अपना ओपिनियन डिक्लेयर करने लगो तो आप पार्टी के नेता नहीं बचते। हम्म। मोदी जी दुनिया की हर बात पर बात नहीं करते, ना अमित शाह करते, ना देवेंद्र फडणवीस करते। अब देखो संजय राउत का मामला ऐसा है कि संजय राउत शायद मुझे लगता है कुछ पत्रकारों को पैसे देता है कि भैया मैं जो बोलूंगा उस पर आप दूसरे पार्टी के नेताओं से सवाल पूछो तो मैं तुमको खरीद लेता हूं, वरना मेरे सामने आकर तुमको पैसा नहीं मिलेगा, मुझे दिखाने से नहीं मिलेगा। हम्म। तो राज ठाकरे की बात मुझे लगता है कि वो कैमरे के सामने आने की उनको जरूरत नहीं है। चंद्रबाबू नायडू कैमरे के सामने ज्यादा नहीं आते थे, फिर भी चुनाव जीत गए। जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अपना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा करो, तगड़ा करो, संगठन करो और उस पर जीत जाओ। मीडिया से कोई जीत नहीं पाता। मीडिया से, हाँ मीडिया अगर आप पर आलोचना करता है तो अच्छी बात है। अरे नरेंद्र मोदी जैसा ब्रांड मीडिया ने खड़ा कर दिया आलोचना करते हुए। बाला साहब ठाकरे हमेशा मीडिया से उनका पंगा रहता था और बेटा और उनका पोता मीडिया के साथ हाथ मिलाकर चल गया, पार्टी बर्बाद हो गई। तो मैं मानता हूं कि राज ठाकरे जब तक मीडिया उन पर टीका टिप्पणी ज्यादा करे, ना कि उनके कमेंट दिखाए, इस ढंग से चले जाएंगे तो उनको भविष्य है। मीडिया को हेडलाइन देने से कोई नेता नहीं बनता। पॉपुलैरिटी मिलती है, पब्लिसिटी मिलती है, लेकिन पॉलिटिकल सक्सेस नहीं मिलता। राहुल गांधी तो पिछले 20 साल से हमेशा हेडलाइन में रहे, पार्टी बर्बाद करके बैठ गए। एक बात और होती है, कोई भी हमारे देश का पॉलिटिकल लीडर है, उसके लिए एक बात समझना जरूरी है कि जब ये सो कॉल्ड ल्यूटियंस मीडिया है, राजदीप सरदेसाई वगैरह जैसे, बरखादर, ये अगर आपकी सराहना करने लगे तो समझो आपका अंतकाल नजदीक आ गया। ये गाली दे तो समझो आपका भविष्यकाल उज्जवल है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। आप 100 साल पुराने टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह जो पेपर है उनको देखो, गांधी को गाली देते थे, गांधी महात्मा बन गए। महात्मा फुले के समय के जो बुद्धिजीवी थे वो पत्थर फेंकते थे, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले पर, महात्मा बन गए। हमारे संत ज्ञानेश्वर है, उनको तो गांव से भगा दिया था बुद्धिजीवियों ने, संत बन गए। तो बुद्धिजीवी जिसको पत्थर मारता है, नालायक सिद्ध करने की कोशिश करता है, वो 50-60 साल 100 साल बाद का महात्मा होता है। तो ये जो राजनेता समझेगा, ये मोदी जी बहुत जल्दी समझ गए थे 2000 में, इसलिए तो प्रधानमंत्री बन चुके। उल्टे हमारे शरद पवार है 91 से लेकर प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक रेस में भी नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि बुद्धिजीवी आपकी आरती उतार रहे हैं और उसको, मोदी को पत्थर मार रहे थे। तो मोदी 12 साल में प्रधानमंत्री बन गए और शरद पवार जी है 34 साल हो गए, अभी भी रेस में भी नहीं है, प्रधानमंत्री बनने के रेस में भी नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि राज ठाकरे को अगर पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होना है तो उनको मीडिया ज्यादा से ज्यादा गाली दे, बुद्धिजीवी ज्यादा से ज्यादा गाली दे, उस लाइन पर चलना पड़ेगा। और
अंतिम प्रश्न आपके लिए कि महाराष्ट्र में जो 3 पक्षों का सरकार है, उसमें बीच में न्यूज़ आई थी कि फिर से कुछ अनबन है, और अमित शाह भी अभी पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र आए थे, और उसके बाद वो मेरे ख्याल से सुनील तटकरे के घर पे गए थे मिलने उनसे। तो आपको क्या लगता है कि ये तीनों पार्टियों के बीच में अभी भी जो चुनाव के बाद हुआ था, जो खींचातानी चल रही थी, वो अभी भी चल रही है, थोड़ा पावर डायनेमिक्स? नहीं नहीं, खींचातानी वगैरह कुछ नहीं, तो देखो फैक्ट जो होती है वो स्वीकारनी पड़ती है। अगर 132 पर बीजेपी आ गई है तो मुख्यमंत्री उनका बनना ही था। वो थोड़ा खींचातानी हो जाती है, घर में भी हो जाती है। हमारे माँ अपने बच्चे होते हैं, उनमें कुछ बच्चों को लगता है कि माँ उसके पास ज्यादा ध्यान दे रही है, तो उसको झगड़ा नहीं बोला जाता, झगड़ा नहीं बोला। हाँ, बाकी के लोग, बाहर के लोग उसमें आग में घी या तेल डालने की कोशिश करते हैं, तो खबरें वैसी होती है। आजकल तो खबरें वैसी ही चलती है ना, कि आग लगाना। वही अगर जर्नलिज्म है तो वो चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और जो अच्छा चल रहा है वो बिगाड़ने की कोशिश ना अजीत दादा करेंगे, ना एकनाथ शिंदे करेंगे, इवन शरद पवार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है अगले 4 साल तक कुछ नहीं होगा। अगर ये सरकार गिराने की कोशिश कोई करेगा तो वो खत्म हो जाएगा ना। बीजेपी को कितने लोगों की जरूरत है? मेजोरिटी लाने के लिए बीजेपी को कुछ 15-17 एमएलए की जरूरत है। उतने उनके एमएलए तो अजीत दादा के और एकनाथ शिंदे के पार्टी में ही है। कुछ 8-9 एमएलए एकनाथ शिंदे के, ये मूलतः बीजेपी वाले हैं। मुरजी पटेल अंधेरी ईस्ट का है। कोकण का हमारा नारायण राणे का बेटा है नीलेश राणे, वो तो बीजेपी का है, चुनाव के लिए वहां भेजा है। ऐसे अजीत दादा की पार्टी में भी 6-7 है, तो 15-16 एमएलए मित्र दल में है, लेकिन है कहाँ के? ओरिजिनल बीजेपी के। तो है जो चल रहा है अच्छा, वो जब तक अपना फायदा नहीं है तब तक गिराना मूर्खता होती है। तो अमित शाह की अभी जो महाराष्ट्र दौरा था उनका, उसका आप कैसे आकलन करते हैं? नहीं, वो तो देखो, अमित शाह की एक बात आप समझ लो, अमित शाह मराठों के इतिहास के बड़े अभ्यासक हैं, और वो मानते हैं कि ब्रिटिश आने से हम गुलाम नहीं हुए, हम पानीपत हारने के बाद गुलाम हुए। ये उनकी थियरी है। और पानीपत का लड़ाई कौन हारे थे? मराठे हारे थे। तो उनकी जो भक्ति भावना है, ये संजय राउत नहीं समझ पाएंगे, ना उद्धव ठाकरे समझ पाएंगे। अमित शाह मराठों से भी ज्यादा कट्टर मराठा है। वो सदाशिव भाऊ के और पानीपत के लड़ाई के भक्त है। अगर हम पानीपत नहीं हारते तो भारत कभी गुलाम नहीं होता, ना मुगलों का होता, ना ब्रिटिशों का होता। ये कहने वाला एक ही राजनेता है जिसका नाम अमित शाह है। तो वो तो रायगढ़ पर जाएंगे, उनका कुलदैवत वहां बैठा है। तो ये आजकल के ये लॉलीपॉप चूसने वाले बच्चे पत्रकार नहीं समझ पाएंगे। इनको पता ही नहीं है क्या क्या है, क्या कुछ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ, आपके विश्लेषण के लिए। और काफी कुछ जो आपने कहा वो सही लग रहा है कि शायद जो बंगाल की स्थिति है, जो आपने कहा, वैसे मुझे लगता है कि कुछ दिनों में इलेक्शन से पहले शायद नेशनल इमरजेंसी भी वहाँ पे, स्टेट इमरजेंसी भी लागू हो सकती है। देखते हैं वो अभी कितना सच होता है। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। और जो चाहते हो, मेरा हिंदी में जो प्रतिवाद चैनल है, जो हिंदी समझना चाहते हैं मेरे से, वो प्रतिवाद चैनल को सब्सक्राइब करें, ये रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ, उनकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हिंदी चैनल की।